जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूपी बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग टेंस के दूसरे भाग यानी दूसरे वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का हर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसके प्रकार की बात करें, प्रत्येक टेंस के प्रकार की बात करें, तो अगर हम पहले की बात करें तो जो हमारा पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर तीसरे की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है इन 4 भागों में बटा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी 4 भागों को हम धीरे धीरे एक एक भागों में पढ़ेंगे। ये जो हमारा विभाजन 4 प्रकार के हैं, ये पास्ट टेंस के लिए भी होता है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए भी वही बात होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हमारा आज का पहला रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की बात करेंगे पहले। तो इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य के, अगर इसकी पहचान सही से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तथा वाक्य सदा सत्य के साथ हाइब्रिड वाला हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर ये आप जान गए जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं तथा वाक्य सदा सत्य के साथ हाइब्रिड वाला हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वहीं अगर हम कहें हाइब्रिड की बात करें तो वह हर रोज पढ़ता है, वो हर रोज दौड़ने जाता है, वह हाइब्रिड वाली बात आ गई। और फिर लास्ट में ता है, ते है, तो है शब्द तो देखना ही है। तो अगर हम इस प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इस प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 वाक्यों में बांट सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस में अगर कोई वाक्य बनाते हैं तो वो वाक्य 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये 4 प्रकार के वाक्य क्या क्या हो सकते हैं? पहला जो होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। पहला वाक्य जो होगा अफर्मेटिव होगा, जिसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव AFFIRMATIV सकारात्मक वाक्य। ये पहला था। अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें, जो दूसरा वाक्य होता है नेगेटिव वाक्य होता है।
निगेटिव वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर तीसरे की बात करें तो हमारा तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर चौथे की बात करें तो जो चौथा भाग होता है इंटरोगेटिव निगेटिव, एक ही साथ दोनों प्रकार के होते हैं, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य एक ही साथ होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारे 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इस टेंस में हम इन चारों प्रकार के वाक्यों को देखेंगे और इन चारों प्रकार के वाक्यों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हम लोग पहले वाक्य की बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो पहला जो हमारा वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVSENTENC, यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। हम सकारात्मक वाक्य की बात करेंगे, जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। वे मैदान में खेलते हैं। अगर और भी बात करें, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की बात करेंगे। तो हम लोग अफर्मेटिव के लिए नियम पढ़ेंगे। इसके लिए नियम बनाया गया है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए नियम बनाया गया है। पहले रहेगा हमारा कर्ता के बाद हमारा होता है मुख्य क्रिया या मुख्य क्रिया में यस या ईएस, मुख्य क्रिया में यस या ईएस, फिर प्लस कर्म इत्यादि। तो ये हमारे नियम बना होता है। इसमें यस या ईएस की बात कर रहा है, यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग। अगर यस या ईएस के प्रयोग की बात करें तो यदि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन का होगा तो उसके साथ यस या ईएस मुख्य क्रिया में जोड़ेंगे। अब बाकी पर्सन के साथ, बाकी शेष पर्सन के साथ मुख्य क्रिया का मूल रूप लिखेंगे या लिखते हैं। मुख्य क्रिया का मूल रूप लिखते हैं। देखो
SEIS के प्रयोग, इसमें SEIS एक्स्ट्रा शब्द आया है। अगर उसके प्रयोग की बात करें तो यदि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन का होगा तो उसके साथ SEIS मुख्य क्रिया में जोड़ेंगे, बाकी शेष पर्सन के साथ मुख्य क्रिया का मूल रूप लिखेंगे। जैसे कि ये दे रखा है वह मैदान में जाता है, तो हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यानी वाक्य को बनाने के लिए हमें कर्ता, क्रिया और कर्म की जरूरत पड़ती है। कर्म की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये नियम मिल गया है। इस नियम के अनुसार अगर हम चलेंगे तो अगर हम कहें कि वह बाजार जाता है तो हम लोग पहला काम करेंगे कि एक टेंस क्या है, कौन सा टेंस है इसकी पहचान करेंगे। तो अंत में ता है, वो भी क्रिया जाना क्रिया है, उसके अंत में ता है लगा है, इसलिए हमारा ये जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हम टेंस पहचान लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी पहचान लिए कि ये हमारा एक सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य है, तो अगर सकारात्मक वाक्य है तो हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। इस नियम के प्रयोग के लिए हमें सर्वप्रथम कर्ता की जरूरत पड़ेगी। कर्ता इसमें हम देखेंगे तो वह आने ही है, तो हम लोग लिखेंगे कर्ता वह की स्पेलिंग ही। फिर कह रहा है मुख्य क्रिया या मुख्य क्रिया में SEIS की बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं SEIS थर्ड पर्सन एक वचन के साथ लगता है। जो हमारी कर्ता ही है, जो हमारी कर्ता जो ही है थर्ड पर्सन एक वचन का है, अर्थात हमारे मुख्य क्रिया में SEIS लगेगा। तो हमारी मुख्य क्रिया जो है जाना है, जाना का स्पेलिंग होता है गो, और उसमें SEIS लगा देंगे, हो जाएगा गोज। और कहाँ जाता है, बाजार जाता है, गोज टू मार्केट। अगर अगले वाक्य की बात करें तो कह रहा है वे मैदान में खेलते हैं, तो हम लोग सर्वप्रथम कर्ता की बात करेंगे। कर्ता हमारा वे है, वे हमारा हो जाएगा दे। कर्ता के बाद हमें मुख्य क्रिया चाहिए, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया यहाँ देखेंगे तो खेलना है, खेलना का हो जाएगा प्ले। लेकिन यहाँ पर नियम लिखा है कि प्ले में नियम दिया है कि SEIS का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे SEIS का प्रयोग थर्ड पर्सन एक वचन के साथ होता है, लेकिन कर्ता जो हमारा यहाँ दे है थर्ड पर्सन बहुवचन है, इसलिए SEIS का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोगों को कर्म की जरूरत पड़ेगी, तो कर्म हमारा जो होगा, जो शेष बचेगा वो कर्म हो जाएगा मैदान में, यानी इन द फील्ड। फिर अगला देखेंगे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा जो कर्ता होगा हम लोग की स्पेलिंग हम लोग जानते हैं कि वी होता है। हम लोग वी के बाद हम लोग मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया की बात करेंगे। पढ़ना है, पढ़ना की स्पेलिंग होता है रीड। इसमें SEIS लगेगा कि नहीं, इसके लिए हमें कर्ता जिम्मेदार होगा। कर्ता जो हमारा है फर्स्ट पर्सन बहुवचन का वी है, यानी थर्ड पर्सन एक ही वचन के साथ SEIS लगता है, नहीं तो बाकी के साथ मूल रूप हमारा रीड हो गया, क्योंकि वी हमारा फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, तो वी रीड हो गया। फिर स्कूल में मतलब इन द स्कूल, SCL, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य था। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। दूसरा हमारा जो होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो जैसे हमारा हो जाएगा जैसे वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं मैं
मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, ऐसे शब्द आएंगे नेगेटिव वाक्य के लिए जिसके लास्ट क्रिया के लास्ट में ते हैं ता हूँ शब्द लगा रहेगा, लेकिन वो निगेटिव नकारात्मक बोध करेगा। तो उसके लिए हम लोग नियम पढ़ते हैं। इसका नियम होता है कर्ता धन सहायक क्रिया डू या डज प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म इत्यादि। ये हमारा नियम होता है। इस नियम में हम देखेंगे डू या डज नया शब्द आया है तो हम लोग यहाँ पर डू या डज का प्रयोग लिखेंगे। डू या डज का प्रयोग यहाँ पर लिख लीजिए डू या डज का प्रयोग। अगर या डू या डज का प्रयोग की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं थर्ड पर्सन एक वचन यानी सिंगुलर नंबर के साथ एक वचन के साथ डज तथा शेष कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन एक वचन के साथ डज तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग अब वाक्य को बनाएंगे, जैसे कह रहा है वे मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इस वाक्य को बनाने के लिए हमें एक नियम दे दिया गया है। सर्वप्रथम हमें कर्ता लिखना है तो इसमें हमारा कर्ता हो जाएगा दे, तो हम लिखेंगे दे, वे हो गया। उसके बाद हमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करना है तो हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन एक वचन के साथ डज नहीं तो शेष के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे जो कर्ता है दे थर्ड पर्सन बहुवचन का है, इसलिए इसके साथ हम लोग डज का न प्रयोग करके डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन एक वचन के ही साथ डज का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा डे डू। उसके बाद हम लोगों को मुख्य क्रिया चाहिए। उसके बाद नहीं नॉट का प्रयोग करना है तो डे डू नॉट। उसके बाद हम लोगों को मुख्य क्रिया चाहिए, मुख्य क्रिया का मूल रूप, तो मुख्य क्रिया हमारा है खेलना यानी प्ले हो जाएगा डू नॉट प्ले। उसके बाद हम लोगों को कर्म इत्यादि यानी कर्म मैदान में फुटबॉल यानी कर्म अब बच्चों को कर्म जो दिया रहता है इसे लिखने में बहुत परेशानी होती है। तो जब हम लोग कर्ता और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया लिख लेते हैं तो बाकी कर्म को हम लोग लिखने के लिए हम लोग उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। उल्टा चलने के मतलब कि लास्ट में फुटबॉल है उल्टा, तो पहले फुटबॉल की स्पेलिंग लिखेंगे तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, फिर मैदान में, तो मैदान में क्या जानते हैं हम लोग स्पेलिंग इन द फील्ड। कितना आसानी से बन गया, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अगर अगले टेंस की बात करें मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ तो ये हो जाएगा, पहले हम लोग करता आई हो जाएगा, आई के साथ डू लगेगा कि डज, जैसा कि हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन एक वचन के ही साथ डज लगता है, बाकी शेष कर्ताओं के साथ डू, यानी आई के साथ हमारा हो जाएगा डू, आई डू। उसके बाद हम नहीं है तो नहीं लगा देंगे आई डू नॉट। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का मूल रूप यानी जाना, हमारा मुख्य क्रिया का मूल है तो गो हो जाएगा, और कहाँ जाना है विद्यालय, गो टू स्कूल। जाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, जहाँ गमन की बात किया जाए गतिमान होने की बात किया जाए तो वहाँ टू का प्रयोग किया जाता है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। यह रहा हमारा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे। जैसे अगर जैसे की बात करें तो अगर हम जैसे की बात करें, जैसे क्या वह मैदान
मैदान में क्रिकेट खेलता है, और लास्ट में हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम दूसरे वाक्य की बात करें, तुम बाजार में कहाँ रहते हो। ये दो प्रकार के वाक्य हैं। इस एक में इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरुआत में आया है, प्रारंभ में आया, एक में जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है। तो इसके लिए हमारा नियम होता है, नियम, अगर नियम की बात करें तो इसके लिए नियम होता है कर्ता। इसके लिए नियम हमारा जो होता है कर्ता से नहीं शुरुआत होता है, सहायक क्रिया से होता है। नियम इसके लिए हमारे दो हो जाएंगे। पहले नियम की बात करेंगे तो पहला नियम, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो। जब वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो उसके लिए हमारा नियम होता है सहायक क्रिया डू या डज, फिर प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म इत्यादि, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में बीच में आता है, तब हमारा नियम होता है प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया डू या डज, फिर मुख्य क्रिया का मूल रूप प्लस कर्म इत्यादि, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोग अगर इस वाक्य को बनाने की कोशिश करें तो कह रहा है क्या वह मैदान में क्रिकेट खेलता है, लास्ट में ता शब्द लगा, इसलिए हमारा ये हो गया इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कह रहा है क्या हुआ, तो हम लोग पढ़ रखे हैं जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, यानी हमारा जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हमारा नियम है सहायक क्रिया, यही वाला नियम है। पहले हमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करना है, तो ये डू या डज हमारा कर्ता पर निर्भर रहेगा। तो यहाँ पर हम कर्ता देखेंगे तो हमारा कर्ता ही है, यानी ही का मतलब थर्ड पर्सन एक वचन। तो हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन एक वचन के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा डज। उसके बाद हम लोगों को कर्ता चाहिए, कर्ता हमारा ही है, तो हमारा कर्ता हो जाएगा ही। उसके बाद हम लोगों को मुख्य क्रिया का मूल रूप चाहिए, मुख्य क्रिया हमारा है खेलना, खेलना का हो जाएगा प्ले, इसका मूल्य रूप चाहिए प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे कर्म में आ जाएगा, तो डज ही प्ले, क्या अब जो जितना बचेगा उसे हम पीछे से लिखना शुरू कर देंगे कर्म को, तो ये क्रिकेट हो गया, तो ये हमारा क्रिकेट हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद मैदान में इन द फील्ड, इन द
फील्ड। उसके बाद लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर कह रहा है तुम बाजार में कहाँ रहते हो, ते हैं शब्द रहते हैं, तुम बाजार में कहाँ रहते हो, तुम बाजार में कहाँ रहते हो शब्द होना चाहिए, कहाँ रहते हो। इसमें जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के बीच में आ रहा है, तो वाक्य के बीच में आने पर हमारा जो नियम है ये होता है, प्रश्नवाचक शब्द को पहले रखते हैं। तो कहाँ शब्द आया है तो कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, तो ये हमारा हो जाएगा वेयर, वेयर। उसके बाद हम लोगों को चाहिए सहायक क्रिया डू या डज। तो इस डू या डज के लिए हमें कर्ता जिम्मेदार होता है। कर्ता यहाँ तुम है यानी यू, हमारा जो सेकेंड पर्सन एक वचन है जिसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग डू लिखेंगे। तो डू हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन एक वचन के ही साथ केवल हमारा डज का प्रयोग होता है, बाकी के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा वेयर डू हो गया। उसके बाद हमें चाहिए मुख्य क्रिया का मूल रूप। मुख्य क्रिया मतलब रहना है, तो रहना के स्पेलिंग, रहना का हो जाएगा मुख्य क्रिया लिव। तो वेयर डू लिव, रहते हो। अब जो बचेगा वो उल्टा में लिख देंगे इन द बाजार, इन द मार्केट, मार्केट। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 वाक्यों को पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगले वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।